चलिए तो एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसको। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक पहला इन्वेस्टमेंट पढ़ाया है और सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है कि भाई साहब एक काम करिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए लेना है? या तो खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या अगर एचयूएफ ले रहा है तो किसी भी मेंबर के लिए। अब एक चीज समझना, पॉलिसी अगर 1/4/2012 से पहले लिया हुआ है तो जितना प्रीमियम पे किया और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। पॉलिसी अगर 1/4/2012 या उसके बाद में ले रखा है तो जितना प्रीमियम पे किया और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। और पॉलिसी अगर किसी भी दिव्यांग के लिए ली है या ऐसा कोई पर्सन के लिए ली है जिसको बेचारे को कोई बीमारी हो गई है उसके लिए पॉलिसी ली है, तो उस पर्टिकुलर केस में जितना प्रीमियम पे किया और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, अगर पॉलिसी 1/4/2013 के बाद में ली है। अब एक बात समझना, दूसरा इन्वेस्टमेंट, आप एक काम करो ना, अगर आपको लगता है तो इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पीपीएफ में पैसा डाल दो। आपको याद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में पैसा डाल दो। तो एक चीज समझना, दूसरा इन्वेस्टमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं, अभी लिखिए मत, पीपीएफ करके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना है, किसके लिए डालना है? तो अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में या तो खुद के लिए या फिर स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए पैसा डालो। और अगर एचयूएफ पीपीएफ में पैसा डाल रहा है तो किसके लिए डालना है? एनी मेंबर के लिए डाल दो। आपको पता है पीपीएफ के बारे में मैंने बताया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट का फंड होता है। अब इसमें क्या होता है, आपके पापा ने या आपके मम्मी वो भी पीपीएफ में पैसा डालते होंगे, अगर आपको याद रहेगा तो चलो मैं आपको पीपीएफ के बारे में थोड़ा बता देता हूं। दैट इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है पता है? देखो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये गवर्नमेंट का एक फंड है। इसमें क्या होता है, मिनिमम डिपॉजिट आप साल का 500 रुपया कर सकते हो। 500 रुपए से आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हो? 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हो। आपको पीपीएफ के ऊपर लोन भी मिल सकता है 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक। उसके बाद विड्रॉ इज परमिसिबल एवरी ईयर फ्रॉम 7th फाइनेंशियल ईयर। 7वें साल बाद अगर आपको कुछ विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। अब एक बात समझना, यहां पे लास्ट में देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका आपको 80C में डिडक्शन भी मिलेगा। और भाई साहब पीपीएफ का इंटरेस्ट आता है ना, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। पीपीएफ में जब पैसा लास्ट में मिलता है अपने को, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो देखिए क्या दे रखा है, इंटरेस्ट अर्न इन द अकाउंट ऑफ द फ्री फ्रॉम द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, ऐसा मैंने अदर सोर्सेज में एक जगह इंटरेस्ट में बताया था कि पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो पीपीएफ में अगर आप पैसा डालते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। कहां डिडक्शन मिलेगा? 80C में। तो लिखिए, जैसा मैं लिखवाता हूं, लिखिए अमाउंट डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दूसरा पॉइंट लिखिए, अमाउंट डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको अपन पीपीएफ बोल सकते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अगर इंडिविजुअल है तो पीपीएफ किसके नाम पे लेना है? इंडिविजुअल है तो पीपीएफ लेना है या तो सेल्फ के नाम पे या स्पाउस के नाम पे या फिर चिल्ड्रन। तो लिखो, इंडिविजुअल है तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। कितना इंटरेस्ट मिलता है? पीपीएफ का इंटरेस्ट आई थिंक 8% के करीब है, भी 7.735 है, 7 से 8% के बीच में, और पूरा एग्जेम्प्ट है। मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट रहता है। पीपीएफ का कुछ भी पैसा लास्ट में मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट है, सब एग्जेम्प्ट है। इंडिविजुअल है तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, और एचयूएफ है तो लिखिए एनी मेंबर, एनी मेंबर, एनी मेंबर। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब आपको पता है, आप एक काम करो, अब आप लिखो तीसरा पॉइंट। एक बार तीसरा पॉइंट लिखो फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है? अब मैं आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा फिर मैं समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो तीसरा पॉइंट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट लिखिए, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसको अपन शॉर्ट में एसपीएफ बोलते थे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कॉमा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड,
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कॉमा अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड कॉमा अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो आपने क्या लिखा? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कॉमा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कॉमा अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ये क्या होता है आपको पता है? आपको मैंने सैलरी टॉपिक में वो पढ़ाया था, क्या डालेंगे निकालेंगे, याद आया आपको? कि सैलरी टॉपिक में जब अपन ने सीखा था तो हमने ये सीखा था कि पीएफ के केस में क्या होगा, याद आया? ये वाला देखो, यहां पे परक्यूजिट से पहले अपन ने पीएफ पढ़ा था और पीएफ में मैंने बोला था कि अगर पैसा डालेंगे तो क्या होगा, निकालेंगे तो क्या होगा, याद आया? तो यहां पे मैंने क्या बताया था? देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड याद रहेगा, मैंने बोला था एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करने का, बट एम्प्लॉय को एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, तो एम्प्लॉय का एटीसी में डिडक्शन आज पढ़ रहे हैं ना। दूसरा, अगर आरपीएफ में पैसा डालते हो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करने का, बट यहां लिखा था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल। ऐसे ही अनअप्रूव्ड जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था उसमें यहां एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता था, लेकिन मैंने अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में यहां बताया था एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। तो यही तो पॉइंट लिखा है हमने कि आप एक काम करो ना, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है, बेचारा एम्प्लॉय जो है वो एसपीएफ में पैसा डालता है, आरपीएफ में पैसा डालता है, या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉय जब खुद का कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका डिडक्शन उसको एटीसी में मिल सकता है। अब एक चीज समझो, आप एक काम करो, अगर यहां इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो एक काम करो ना, आप बैंक के साथ में या पोस्ट ऑफिस के साथ में आप एफडी बनवा दो, एफडी बनवा दो। और आपको पता है एक इसमें आपको याद रहेगा, अगर आपने कहीं देखा होगा तो एक टैक्स सेवर एफडी आती है। टैक्स सेवर एफडी क्या होती है पता है? कि अगर आप कुछ लिखना मत, 5 साल के लिए अगर आप एफडी बनवाते हो, 5 साल की एफडी, तो बेटा उस पे आपको एटीसी का डिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आप एफडी बनाते हो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, लिखना मत, देखो 5 साल के लिए एफडी बनवा दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपने बैंक में गए होंगे ना, तो कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, टैक्स सेवर एफडी बनाओ, 5 साल की एफडी बनाओ, आपको टैक्स नहीं लगेगा, मतलब उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो जैसे क्या किया, मेरे पास में मान लो मैंने क्या किया, बैंक में एफडी बना दी 5 साल की, या पोस्ट ऑफिस के साथ में एफडी बना दी 5 साल की, मुझे एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपने सुना होगा टैक्स सेवर एफडी करके। चलो मैं बताता हूं, टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये टैक्स सेवर एफडी क्या होता है? तो देखिए यहां पे एटीसी में दे रखा, यहां आईसीआईसीआई बैंक पे ये चीजें दे रखी है, व्हाट इज द टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर सेक्शन एटीसी। तो एटीसी में इन्वेस्ट करना है तो आप एक काम करो, एफडी बना दो। तो देखिए टैक्स सेविंग एफडी का मतलब क्या होता है? तो टैक्स सेविंग एफडीज आर ए स्पेशल सेविंग स्कीम दैट हेल्प इंडिविजुअल सेव ऑन द टैक्स व्हाइल अर्निंग द इनकम। Under Section 80C of the Income Tax Act 1961, investor can claim a tax deduction up to rupees 1.5 lakh per year by investing in this FDs. However, the tax saving FD come with the lock-in period of the 5 साल। 5 साल से पहले उसको तोड़ नहीं सकते। Means you can't withdraw the invested amount during this tenure, and this interest rate of tax saving FD varies from bank to bank and interest under this consider as taxable। interest है वो taxable होगा, but आप FD बनाते हो तो FD का डिडक्शन आप जो है वो ATC में ले सकते हो। तो यहां पे दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, इसका टैक्स सेविंग फीचर्स क्या रहेगा? तो टैक्स सेविंग एफडी लेट यू अवेल द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड डिपॉजिट का टैक्स एग्जेम्पशन आप 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हो, क्योंकि एटीसी का लिमिट कितना है? 1.5 लाख। ये जितने भी मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं ना, सबका मिला के 1.5 लाख। हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि अच्छा LIC का 1.5 लाख अलग से, PPF का 1.5 लाख अलग से, टैक्स सेवर FD का 1.5 लाख अलग से, ऐसा नहीं। ऐसा करते करते तो 1 करोड़ का डिडक्शन ले लोगे, नहीं। टोटल ATC का मिला के कितना होता है? 1.5 लाख होता है, और इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। दैट इज द टैक्स सेवर FD का डिडक्शन। अब एक काम करो, अगर आप, मैं लिखवाऊंगा, अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट ही लिखवाए, चौथा मैंने FD का नहीं लिखवाया, मैं लिखवाऊंगा। 5वां पॉइंट ये बोलता है कि आप एक काम करो ना, अगर आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों का आप ट्यूशन फीस जो पे करते हो, ट्यूशन फीस,
और ट्यूशन फीस का डिडक्शन आप ले सकते हो मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 2 बच्चों का अगर आपने ट्यूशन फीस पे किया उसका डिडक्शन ले सकते हो। बट ट्यूशन फीस कौन सा पता है? जो फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, अगर उनका एजुकेशन इंडिया में हो रहा है और फुल टाइम एजुकेशन है तो उनका ट्यूशन फीस का डिडक्शन है वो गवर्नमेंट एटीसी में डिडक्शन दे देगी। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताओ, जैसे मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, तो मेरा जो बेटा स्कूल में पढ़ता है उसका ट्यूशन फीस लगता है, तो उसका डिडक्शन हम एटीसी में ले सकते हैं। मैं या मेरी वाइफ जो भी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, ट्यूशन फीस का डिडक्शन ले सकते हैं तो हमने आपको जो है वो आपको जो हमने फीस भरा है, हमने जो डीटी का क्लास लिया है या जीएसटी का क्लास लिया है, तो क्या हमारे पेरेंट्स ये ट्यूशन फीस में एटीसी का डिडक्शन ले सकते हैं? ये भी तो ट्यूशन है। आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ ट्यूशन। ट्यूशन फीस का मतलब होता है कि जो आपका फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए इंडिया में, क्या होना चाहिए? फुल टाइम एजुकेशन। फुल टाइम एजुकेशन मतलब आपके पता है जो कॉलेज में स्कूल में आप ट्यूशन फीस भरते हो ना, जो कॉलेज में आपने फीस भरा था उसका एक रिसिट मिला था, पता है? उस रिसिट में एक जगह ट्यूशन फीस लिखा हुआ था। आपने कॉलेज का जो एडमिशन लिया तो उसका जो ट्यूशन फीस लगा होगा, आपने अगर रेगुलर कॉलेज कर रहे हो तो वहां पे उस रिसिट में जो ट्यूशन फीस है ना उसकी बात हो रही है। ये आपने हमसे क्लास लिया, ये ट्यूशन फीस में नहीं आता, इसका डिडक्शन आप एटीसी में नहीं ले सकते बाबू। लेकिन गाइस अगर आप फुल टाइम एजुकेशन है और इंडिया में अगर आप फुल टाइम एजुकेशन मैक्सिमम 2 बच्चों का उसके लिए ट्यूशन फीस पे किया तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, एक और इन्वेस्टमेंट आता है दैट इज आपका एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपने सुना होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होते हैं, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। और ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू करके है, ये चलता है अभी। अब ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, ये क्या होते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो आप गवर्नमेंट के ले सकते हो, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? अमाउंट मैच्योर इन 5 साल में हो जाता है, मिनिमम डिपॉजिट इसमें 1000 रुपया डाल सकते हैं और फिर 100 रुपया बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। अ सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट में बी ओपन एंड अडल्ट फॉर हिमसेल्फ और ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, माइनर के बिहाफ पे वगैरह आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो एक बात बताऊं, ये क्या है? एनएससी है। एनएससी का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसमें आप पैसा डालोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एनएससी में खास बात क्या है पता है तुमको? कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, इस साल में प्रीवियस ईयर 24-25 में मैंने एनएससी में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो मुझे 1 लाख पे डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C में, 80C में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन गाइस अगले साल क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर मैंने ये 1 लाख रुपया था ना, इस पे इंटरेस्ट अक्रूड हुआ और इंटरेस्ट फॉर एन एग्जांपल 8500 रुपए का इंटरेस्ट आया, अक्रूड हुआ इंटरेस्ट। तो गाइस जो एनएससी का इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट पहले तो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ये मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। कहां टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये एनएससी का इंटरेस्ट पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया, एंड गाइस इस इंटरेस्ट पे भी वापस मैं डिडक्शन ले सकता हूं एटीसी का। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इस इंटरेस्ट को मैं अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दूंगा और वापस उसका डिडक्शन में एटीसी में इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकता हूं। तो देखिए वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना। मैं पढ़ा रहा हूं एनएससी, एनएससी का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है? ये गवर्नमेंट का स्कीम है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप पैसा डालिए
और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप पैसा डालते हैं तो भाई साहब जो एनएससी में पैसा डाला, इन्वेस्ट किया, उसका डिडक्शन एटीसी में मिलेगा। अगर अगले साल उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट पहले तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करो और फिर उस पे आप डिडक्शन ले लीजिए एटीसी का। तो एटीसी का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, उस इंटरेस्ट पे भी आप एटीसी का डिडक्शन ले सकते हैं एनएससी के केस में। ए गाइस, एक और चीज मैं बताऊं, आपने सुना सुकन्या समृद्धि अकाउंट करके? तो अगर आप पैसा डालते हैं, कहां पे आप पैसा डाल रहे हैं पता है? आप पैसा डाल रहे हैं सुकन्या। अब ये सुपुत्र वाले तो कोई है नहीं यहां पे, बट भैया सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम करके एक फंडा आया है, ये मोदी जी ने लाया। ये क्या है? इसमें इन्वेस्ट करिए तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो मैं सुकन्या समृद्धि के बारे में बताता हूं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम क्या है, इसके बारे में देखिए। आपको यहां पे नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पे दे रखा है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम क्या है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, या सुकन्या, ये सुपुत्र वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम क्या है? देखो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम कैसे चलता है? मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए डाल सकते हो, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन द एज ऑफ द 10 ईयर्स। मतलब जब तक वो 10 साल से छोटी है, छोटी बच्ची होती है ना 10 साल से छोटी, उसके लिए ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम खोल सकते हो आप। और इसमें अगर आप पैसा डालोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा एटीसी में। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अकाउंट कैन बी ओपन इन द पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक के साथ में। विड्रॉल शैल बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर टू मीट द एजुकेशन एक्सपेंसेस। हम इसलिए ये करा रहे हैं कि बच्चियों को एजुकेशन के लिए पैसा जब लगेगा तो उस अकाउंट से विड्रॉ करके आप उसके एजुकेशन को फंड कर लेना। द अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड इन केस ऑफ द मैरिज ऑफ अ गर्ल चाइल्ड आफ्टर हर अटेनिंग एज ऑफ द 18 साल। जब वो 18 साल की हो गई और उस टाइम पे अगर मान लो उसकी शादी हो रही है तो आप इस अकाउंट को क्लोज करके पैसा निकाल सकते हैं। द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम द वन पोस्ट ऑफिस या वन बैंक टू द अनदर बैंक अकाउंट में आप ये अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं। द अकाउंट शैल बी मैच्योर ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो जिस दिन अकाउंट खोला था उससे 21 साल बाद वो पैसा अपने आप आपको मिल जाएगा पूरा। बट अगर उससे पहले ही शादी हो गई तो शादी के टाइम पे आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। बट अगर नहीं निकालते हैं तो अकाउंट खोला था उस दिन से लेके और भाई साहब 21 साल बाद है, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड गाइज, इसका जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो भी तुम्हारा टैक्स फ्री है। तो इंटरेस्ट अर्न इन अकाउंट इज फ्री फ्रॉम द इनकम टैक्स, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो तुम्हारा टैक्स फ्री है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो छोटी छोटी बेटियां होती है, जो छोटी बच्चियां होती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल से छोटी वाली, ठीक है, ये बोलती है साइली के लिए अकाउंट खोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, साइली बहुत बड़ी हो गई है, 10 साल से बड़ी हो गई है, उसके लिए अकाउंट नहीं खुलता। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसा डालते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा करके। आपको डिडक्शन है वो मिलेगा अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसा डालते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए, जो अपनी बच्ची रहती है, बेटी रहती है, या फिर ऐसी कोई गर्ल है जिसके लिए आप लीगल गार्डियन है, और उसके लिए अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में उसके लिए अकाउंट खोलते हैं और पैसा डालते हैं तो आपको एटीसी का डिडक्शन है वो मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, आपने कभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुना क्या? ये क्या होता है? 8वां पॉइंट कि आप एक काम करिए, पैसा डालिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करके, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है? जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना उनके लिए होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये किसके लिए होता है, क्या होता है? देखिए बेटा, तो मिनिमम डिपॉजिट इसमें 1000 रुपया डाल सकते हैं, इन द मल्टीपल देयर ऑफ विद द मैक्सिमम डिपॉजिट 30 लाख कर सकते हैं। ये किसके लिए होता है? एन इंडिविजुअल हु हैज अटेन द एज ऑफ द 60 ईयर और अबव, जो बेचारे 60 साल के बुढ़े हो गए हैं उनके लिए है। और आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालोगे पैसा तो भाई साहब आपको डिडक्शन मिलेगा एटीसी का।
तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें अगर आप पैसा डालोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर आप एक काम करो ना, आपको पता है, आपने सुना होगा कि आप यूलिप में पैसा डाल दो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेकिन इसमें जैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट मिलती है ना, वैसे यूनिट मिलती है। इट इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आप यूलिप में पैसा डालोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे सर कितने सारे हैं इस सेक्शन में, सब हमको क्या रट्टा मारना है? नहीं, आपको कोई रट्टा नहीं मारना। एग्जाम में जब आएगा ना सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, आपके दिमाग की बत्ती अपने आप जल जाएगी कि ओ सुकन्या, सुकन्या के नाम पे अगर पैसा डालो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा करके। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते, लिखना चालू करते हैं। जो जो अब मैं बोलता हूं वैसे आप लिखते जाइए। पॉइंट नंबर 3 आपने लिख लिया था, अब आप लिखिए पॉइंट नंबर 4। अब आप लिखिए पॉइंट नंबर 4। बच्ची की, अगर आपके घर में 10 साल से छोटी बच्ची है ना, उसके नाम पे जरूर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम खोलिए। उसमें इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है और इंटरेस्ट ठीक ही मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। आई थिंक 8.1% के करीब इंटरेस्ट है, और उसका जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है और आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा। चलिए एक काम करिए, चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए। जैसा मैं बोलता हूं वैसे लिखिए। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, फिक्स डिपॉजिट। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, आप पॉइंट नंबर 4 लिखे रहे, फिक्स डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक, इन शेड्यूल बैंक, फिक्स डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक और पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस फॉर मिनिमम 5 years। एफडी इन शेड्यूल बैंक और पोस्ट ऑफिस फॉर मिनिमम 5 year। उसके बाद लिखिए 5वां, लिखिए ट्यूशन फीस पेड। आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं। 5वां लिखिए, ट्यूशन फीस पेड, ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ मैक्सिमम 2 children, फॉर एजुकेशन ऑफ मैक्सिमम 2 children फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ मैक्सिमम 2 children, मैक्सिमम 2 children फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 6 लिखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ब्रैकेट में लिखो एनएससी। अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ब्रैकेट में लिखो एनएससी, एनएससी ब्रैकेट के बाहर लिखो, एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी, एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी, एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी, एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी। उसके बाद 7वां पॉइंट लिखो, लिखो डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। उसके बाद लिखो 8वां, लिखो इन्वेस्टमेंट इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको अपन बोलते हैं यूलिप, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज यूलिप। उसके बाद 9वां लिखो, 9वां लिखो, लिखो डिपॉजिट इन सुकन्या, सुकन्या सुपुत्र नहीं है, सुकन्या है,
सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो, फॉर एनी गर्ल चाइल्ड, फॉर एनी गर्ल चाइल्ड of individual, any girl child of individual or girl child for whom, girl child for whom such individual is a legal guardian, girl child for whom such individual is a legal guardian। तो आपने क्या लिखा, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ अ इंडिविजुअल और गर्ल चाइल्ड फॉर होम सच इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्डियन। उसके बाद आप लोग 10वां पॉइंट लिखो, 10वां पॉइंट लिखो, 10वां पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 10 लिखो, 10वां पॉइंट लिखो, डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड पता है ना, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, याद आया? तो नाबार्ड के कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स होते हैं, वो खरीद लो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिपॉजिट इन कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ द नाबार्ड के कुछ नोटिफाइड बॉन्ड होते हैं, वो खरीद लो तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद 11वां लिखो, डिपॉजिट इन नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यूटीआई। कुछ म्यूचुअल फंड की यूनिट्स इस सेक्शन में नोटिफाइड होती है, यूटीआई। डिपॉजिट इन नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई, डिपॉजिट इन नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई। उसके बाद 12वां पॉइंट लिखो, 12वां पॉइंट लिखो, डिपॉजिट इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई। ऐसा था, म्यूचुअल फंड का पेंशन स्कीम, यूटीआई का पेंशन स्कीम। तो आपने 3 चीजें लिखी। एक तो आप एक काम करो, डिपॉजिट करो नोटिफाइड बॉन्ड्स है नाबार्ड के कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स निकालते हैं, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद डिपॉजिट इन नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई म्यूचुअल फंड की कुछ नोटिफाइड यूनिट्स है, मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड के कुछ नोटिफाइड ऐसी स्कीम है, उसमें पैसा डालोगे एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। एंड गाइस, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड यूटीआई। तो म्यूचुअल फंड यूटीआई के कुछ पेंशन प्लान है, अगर आपने उसमें पैसा डाला तो आपको डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा करके। ठीक है, चलिए अब है ना 1-2 चीजें और है जो मैं आपको समझानी है। पॉइंट नंबर 13, एक काम करते हैं, आप पॉइंट नंबर 13, 14, 15 लिख लेते हैं, 3 पॉइंट और है वो लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो लिखिए पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 लिखिए, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ब्रैकेट में लिखिए प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट में लिखिए प्रिंसिपल अमाउंट फॉर परचेज, ऐसा लिखिए, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में फॉर परचेज और
कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एंड लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपने 12वां पॉइंट क्या लिखा? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ब्रैकेट में लिखा प्रिंसिपल अमाउंट, फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एंड लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 एक बार लिखो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर एक्वायरिंग हाउस प्रॉपर्टी, फॉर एक्वायरिंग हाउस प्रॉपर्टी। तो आपने क्या लिखा? स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर एक्वायरिंग हाउस प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद 15वां लिखो, बस पूरी हो गई सेक्शन, एक पॉइंट और है, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखो 16वां, दैट इज बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, by employee of central government to NPS टायर 2, ऐसा लिखना NPS टायर 2। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा। फॉर a fixed period of 3 years or more। बस आपने क्या लिखा? by employee of central government to NPS बाय एम्प्लॉय। पॉइंट नंबर 14 वापस रीड कर रहा हूं, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर एक्वायरिंग हाउस प्रॉपर्टी। डन। और उसके बाद में एक पॉइंट आपको और लिखना है, दैट इज लिखिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये कहां पे आप लिख सकते हैं? साथ में भी किसी के लिख सकते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, या आप 17वां पॉइंट करके लिख लीजिए। लिखिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको आप लोग ELSS बोलते हो। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको आप लोग ELSS बोलते हो। चलिए अब आप रुक जाइए, कुछ मत लिखिए। आपने लास्ट लिखा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, दैट इज ELSS। अब एक बात समझना, आप रुक जाइए। 17 इन्वेस्टमेंट है, इसमें से आपको सभी इन्वेस्टमेंट मैंने समझा दिए। अब 13वां इन्वेस्टमेंट मैं आपको समझा रहा हूं। इधर देखिए सब लोग, 5 मिनट आप लड़िए मत, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, इधर ध्यान दीजिए। देखिए एक चीज समझना, मैंने यहां पे लिखा है पॉइंट नंबर 13 पे, देखिए क्या दे रखा है, रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट
फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है? ये गाइस, आपको पता है हमने हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था 800 साल पहले हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक। और हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में अगर आपको याद रहेगा तो उसमें दो चीजें थी कि हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में हमने एक इंटरेस्ट का डिडक्शन पढ़ा था कि देखो हाउसिंग लोन जब आप लेते हो ना तो उसके पेमेंट में दो चीजें जाती है, एक जाती है तुम्हारा इंटरेस्ट और एक जाता है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो अगर आप इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन आपको कहां पे मिलता है? जब आप इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में एक 24B करके सेक्शन थी, उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था। एंड गाइस, जो आपका प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। कहां मिलेगा? 80C में। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलता था एंड प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। लेकिन गाइस कुछ फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? कि देखो इंटरेस्ट में आपको पता है वहां पे एसओपी में कुछ लिमिट्स था एंड ऑल, बाकी एलओपी डीएलओपी में कोई लिमिट नहीं था। एसओपी में आपका जो 2 लाख का लिमिट था, 30,000 का लिमिट था, ऐसा था। अब एक और चीज समझना, वहां पे क्या लिखा था कि आपको लोन लेना है या तो परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां प्रिंसिपल के डिडक्शन के लिए आपको या तो परचेज के लिए लेना है या कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है तो ही डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने रिपेयर रेनोवेशन के लिए लिया तो बाबू यहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखो प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने लोन परचेज के लिए लिया है या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। एक और चीज याद करो, अगर आपको याद रहेगा तो हमने यह पढ़ा था कि वहां लोन आप किसी से भी ले सकते हो। आप लोन जो है वो बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, फ्रेंड से लो, फैमिली से लो, किसी से भी लो। लेकिन यहां पे बाबू आपको जो लोन लेना है ना वो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है और किसी से नहीं लेना। तो देखो मैंने बोला कि जब भी आप हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हो तो आपको दो चीजें जाती है, एक आपका इंटरेस्ट जाता है, एक आपका प्रिंसिपल जाता है। अब एक चीज समझना, इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आपको 24B हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा। और उसमें क्या था कि लोन परचेज के लिए लिया तो भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो भी चलेगा, रिपेयर के लिए लिया तो भी चलेगा, रिनोवेशन के लिए लिया तो भी चलेगा। एंड गाइस यहां पे क्या है ना, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए ही लेना है तो ही प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलेगा। वहां पे क्या था, लोन किसी से भी लो, लोन बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, फ्रेंड से लो, फैमिली से लो, किसी से भी लो, बट यहां पे लोन जो आपको लेना है वो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना गाइस, मैंने अगला पॉइंट एक और लिखा है, दैट इज पॉइंट नंबर 14 कि आप अगर स्टैंप ड्यूटी भरते हो या रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरते हो, आपको पता है जब अपन कभी भी नया घर खरीदते हैं तो स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, उसका डिडक्शन आप 80C में ले सकते हो। तो अगर आपने नया घर खरीदा और उसका स्टैंप ड्यूटी भरा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरा, तो उसका डिडक्शन आप 80C में ले सकते हो। या फिर आप नेशनल हाउसिंग बैंक में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हो। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है? ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। कि नेशनल हाउसिंग बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंक है, जैसे आपने ऐसा हुडको ऐसा कुछ सुना होगा, तो वो जो है ना उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करते हो, नेशनल हाउसिंग बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 16 है ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एनपीएस टायर 2 क्या लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिए। और लास्ट वाला, आप अगर ईएलएसएस में पैसा डालते हो, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा डालते हो, तो आपको डिडक्शन है वो यहां पे मिल जाएगा। एक चीज समझना, यहां पे 17 इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं वापस से एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि कहां कहां पैसा डालना है करके, ठीक है? इतना इजी नहीं है बट एकदम सिंपल है। ऐसा कोई ऐसा दिमाग में ऐसे एकदम सब चीजें ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में आ जाएगी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट, इसमें इस सेक्शन में डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख का। कहां कहां पे पैसा डालना है? तो आपको पैसा डालना है, अगर मान लो मैं बताऊं, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो ना यार, उसके बाद में एक काम करो, पीपीएफ में पैसा डाल दो। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते तो पीपीएफ में पैसा डाल दो। नहीं तो एक काम करो ना आप लोग, यार एक काम करो ना, जो एम्प्लॉय होता है ना
वो एम्प्लॉय का जो पैसा जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, उसका डिडक्शन ले लो। अरे नहीं तो एफडी करा लो ना, बैंक के साथ में टैक्स सेवर एफडी होती है 5 साल की, वो करा लो, डिडक्शन मिल जाएगा। अपने बच्चों का ट्यूशन फीस भरो, डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम 2 बच्चों का, इंडिया में एजुकेशन होना चाहिए फुल टाइम। या फिर आप एनएससी में इन्वेस्ट कर दो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के है, उसमें इन्वेस्ट कर दो, डिडक्शन मिल जाएगा। और उसका तो इंटरेस्ट जो आता है ना, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, और इंटरेस्ट पे भी आप डिडक्शन एटीसी में ले सकते हो। नहीं तो एक काम करो, बच्ची के नाम पे, जो 10 साल से छोटी बच्ची है, उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाल दो ना, या फिर यूलिप ले लीजिए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी करके, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। अब यूलिप में ये इक्विटी लिंक्ड जो क्या बोलते हैं ईएलएसएस है, वो भी कवर होता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ले लीजिए। या फिर आप एक काम करो ना, अगर आपको और इन्वेस्टमेंट करना है तो नाबार्ड के कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स है, उसमें पैसा डाल दो। नहीं तो कुछ नोटिफाइड यूनिट्स है म्यूचुअल फंड कंपनी की, यूटीआई की, उसमें पैसा डाल दो। या जो पेंशन स्कीम है किसका, म्यूचुअल फंड यूटीआई का, उसमें पैसा डाल दो। या फिर आप एक काम करो, जब घर खरीदते हो, घर कंस्ट्रक्ट करते हो, उसके लिए हाउसिंग लोन लिया था ना, तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, प्रिंसिपल का डिडक्शन यहां पे ले लीजिए आप। प्रिंसिपल का डिडक्शन आप यहां पे ले लीजिए, जितना रीपेमेंट होगा उसका। उसके बाद में जब आप घर खरीदते हो या घर कंस्ट्रक्ट करते हो, जब आप घर खरीदते हो या फिर आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, घर खरीदते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो, तो घर खरीदते हो तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। एंड गाइस, एक गवर्नमेंट का बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। या फिर आप ईएलएस में पैसा डालो, ईएलएसएस दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। देखो सेविंग स्कीम कैसी है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, मतलब आपका जो सेविंग होगा वो इक्विटी लिंक्ड होगा, मतलब जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वो जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। इट इज लाइक अ यूलिप। जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, उसी को बोलते हैं। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इक्विटी से लिंक्ड है, तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, वो उसमें पैसा डाल दो, आपको रिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एटीसी। अब अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट गाइस एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले 1 मिनट मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। एक बात बताइए, यूटीआई का फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 5 जो था दैट वाज रिलेटेड टू ट्यूशन फीस था ना, द ट्यूशन फीस होना चाहिए। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब आपकी सेविंग स्कीम की वैल्यू इक्विटी से लिंक्ड होती है। चलिए अब एक काम करिए, एक छोटी सी एक आधे मिनट की सेक्शन और उसके बाद तो मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक भाई, ठीक है। चलो अब एक काम करो, एक सेक्शन कंप्लीट हुई एटीसी, उसके बाद लिखिए सेक्शन 80 सी हेडिंग दो, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ एलआईसी और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। हेडिंग क्या दिया, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ द एलआईसी और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। उसमें एलिजिबल असेसी लिखिए। देखो पेंशन किसको चाहिए, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीवाई को तो नहीं चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल को चाहिए। तो इसमें भैया एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल, बस हो गई ये सेक्शन पूरी। और अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना, मैक्सिमम 1.5 लाख। इस सेक्शन में भी मैक्सिमम 1,50,000, मैक्सिमम 1,50,000, बस ये सेक्शन पूरी हो गई। अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ अंजलि, अभी आएगा बेटा क्वेश्चन, डोंट वरी। इधर देखिए सब लोग, इसमें मैंने क्या लिखा इस सेक्शन में
कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, अब देखो आगे वाली सेक्शन इतनी छोटी छोटी है, डोंट वरी, ये एटीसी बहुत बड़ा था। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ द एलआईसी और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। सर एक बात बताओ, यहां लिखा है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ एलआईसी, सर पेंशन फंड तो ऊपर भी तो था सर, उस सेक्शन में भी तो ये पॉइंट था, दैट इज द पॉइंट नंबर 12 के डिपॉजिट इन द नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड और यूटीआई। म्यूचुअल फंड और यूटीआई, यूटीआई का मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का कंपनी है। तो देखो म्यूचुअल फंड और यूटीआई का पेंशन स्कीम है तो जाएगा आपका एटीसी में। लेकिन गाइस अगर एलआईसी का या किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम है, जो एलआईसी का पेंशन स्कीम होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, जैसे एचडीएफसी लाइफ का पेंशन प्लान है, या फिर मान लो तुम्हारा क्या बोलते हैं एसबीआई लाइफ का पेंशन प्लान है, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पेंशन प्लान है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम में पैसा डाला या एलआईसी के पेंशन स्कीम में पैसा डाला तो एटीसीसी में मिलेगा। और अगर आपने म्यूचुअल फंड या यूटीआई के पेंशन स्कीम में पैसा डाला तो आपको डिडक्शन मिलेगा, वो एटीसी में मिलेगा। चलिए अब एक काम करिए, फटाफट 3 मिनट के अंदर अंदर हम जो भी क्वेश्चन होते हैं छोटू छोटू वाले एटीसी से रिलेटेड वो अपन कर लेते हैं। आ जाइए आप अपनी बुक में, आ जाइए आप अपनी बुक में, और आपकी बुक में बाबू अपन को वो तो बोलना पड़ेगा ना, पेज नंबर सो एंड सो। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 141। वाह देखो कितना मस्त एकदम राइम बन रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 141। आ जाइए सब लोग, आज कम से कम 8 ब्रेक देंगे, टेंशन मत लो। सर ट्विंस के केस में 3 बच्चों वाला रूल नहीं है बाबू, यहां पे नहीं है, यहां 2 मतलब 2 ही। चलो यहां पे 2 मतलब 2। चलिए इधर देखो भाई, चलो आ जाइए सब लोग, देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखिए, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन रेस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, the detail of which are given there under. Mr. Ganesh has exercised the option of shifting out from default taxation regime 115 BAC. अरे 115 BAC लेगा तो काई का डिडक्शन रे, डिडक्शन लेना चाहिए, लेना है तो आपको 115 BAC से ऑप्ट आउट ही करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोविजन में ही ये डिडक्शन मिलेंगे। सबसे पहला क्या है देखिए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी कब इशू हुई थी, पर्सन इंश्योर्ड इसने किसके लिए पॉलिसी ली है, एक्चुअल सम एश्योर्ड कितना है, सम एश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी वैल्यू कितना है, और उसने इस साल में प्रीमियम कितना पे किया है वो आपको दे रखा है। एटीसी में डिडक्शन कितना मिलेगा वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला ये पॉलिसी जो है ये 1/4/2012 से पहले लिया था, तो अगर 1/4/2012 से पहले लिया था बाबू तो यहां पे वो 20% वाला लिमिट लगेगा, कि अगर 1/4/2012 से पहले लिया था तो आपका लिमिट है वो 20% वाला लगेगा। तो देखिए यहां पे सम एश्योर्ड कितना है, 8 लाख है, तो 8 लाख पे आपका 20% तक प्रीमियम अलाउ हो सकता है, तो 20% कम्स टू 1,60,000 एंड आपने एक्चुअल प्रीमियम कितना 48 दिया है, तो 48 पूरा अलाउ हो जाएगा, 48,000 का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसने अपनी स्पाउस के लिए और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और ये 1/5/2018 को लिया है, तो ये तो 1/4/2012 के बाद में लिया है। अब यहां पे 10% का लिमिट लगेगा, तो मुझे बताइए 1,50,000 जो है वो सम एश्योर्ड है, तो इस पे अगर आप 10% का लिमिट लगाएंगे तो 15,000 तक का प्रीमियम अलाउ हो सकता है। अब इसने पे कितना किया है, इसने 20,000 किया है बाबू, 20,000 पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ 15,000 का डिडक्शन मिलेगा। तीसरा, अगर उसने उसके हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए 1/4/2013 के बाद में लिया है और हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए लिया है जो कि डिसेबल है, तो उसमें लिमिट 15% की होती है। तो एक बात बताइए, 4 लाख पे आपका 15% की आप लिमिट लगाएंगे तो 60,000 तक का प्रीमियम अलाउ होगा।
आपने 80,000 किया है, पूरा 80,000 नहीं, आपको यहां 60,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो अब आप देखिए यहां पे 80C में आपको डिडक्शन कितना मिल रहा है, तो 80C में 48,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000 टोटल कम्स टू 1,23,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो लिमिट को यहां पे ध्यान रखना है कि अगर मान लो खुद के लिए लिया है, यहां पे किसी के लिए लिया है 1/4/2012 से पहले वाला है, तो आपका सम एश्योर्ड का 20% का लिमिट, 1/4/2012 के बाद में पॉलिसी ली है तो 10% का लिमिट, एंड अगर आपने हैंडीकैप्ड के लिए लिया है 1/4/2013 के बाद में, तो आपका लिमिट है वो 15% का हो जाएगा। You got my point or not? Yes, done. So 1,23,000 है, तो 1,23,000 का यहां डिडक्शन मिल जाएगा। You got my point or not? समझा कि नहीं समझा? समझा ना। चलिए उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 और थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, बट चलो ना एक बार देख लेते हैं कहां कहां डिडक्शन मिलेगा। एक बात समझना, द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स का ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख है। ही मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। उसने यहां पैसा डाला। आप बताइए डिडक्शन कौन सी सेक्शन में मिलेगा। तो देखो, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, 80C में मिलेगा। कहां मिलेगा? 80C में मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, 80C में मिलेगा। दूसरा, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एपीजे स्कूल न्यू दिल्ली फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज सन स्टडिंग इन द 10, उसका बच्चा जो है 10वीं में पढ़ता है, उसका ट्यूशन फीस भरा है, डिडक्शन मिलेगा 80C में, तो 80C में मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन, ए भाई हाउसिंग लोन का रीपेमेंट हुआ, प्रिंसिपल रीपेमेंट है, 80C में मिलेगा। एंड बाबू, अगर आपने अप्रूव्ड पेंशन फंड LIC के पेंशन फंड में पैसा डाला, देखो अगर आप म्यूचुअल फंड के पेंशन स्कीम में डालते हो, यूटीआई के पेंशन स्कीम में डालते हो, तो 80C में मिलेगा। लेकिन LIC या किसी और इंश्योरेंस कंपनी की पेंशन स्कीम में डालते हो तो आपको 80CCC में मिलेगा। तो 80CCC में मिलेगा। आपको बताना है उसको डिडक्शन कितना मिलेगा। ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 BAC, ऑप्ट आउट करना ही पड़ेगा। अगर 115 BAC लेगा तो ये टॉपिक ही नहीं लगेगा, सिर्फ 3 डिडक्शन मिलेगी। वो कौन सी मिलेगी वो देखेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, यहां अगर आप 80C में देखोगे तो कितना मिलेगा? 80C में आप देखोगे तो 80C में 1,10,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000, ये तो भाई साहब 180 हो गया। तो 180 हो गया, तो भी आपको पता है मैंने 80C में मैक्सिमम कितना मिलता है? 1.5 लाख का। तो 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख का। अब आप समझो यहां 80CCC में भी मैंने लिमिट कितनी लिखवाई है? 1.5 लाख की। तो यहां पे आपका 1,05,000 80CCC में पूरा मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2,55,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि 1,50 80C का एंड 1,5 है वो 80CCC का, 80CCC का। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, मैं आगे जाके ब्रेक के बाद आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा और आपका है ना सेक्शन पढ़ते ही आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि वो सेक्शन क्या बोलेगी पता है? मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा 80CCE करके, और वो सेक्शन क्या बोलेगी पता है? इन्होंने आपको चिटिंग करता है रे, चिटिंग करता है, वो वांटेड में बोलता है ना तू चिटिंग करता है। तो वैसे गवर्नमेंट ने चिटिंग की है। देखो गवर्नमेंट ने पहले क्या बोला? 80C में आप 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हो। फिर क्या बोला? 80CCC में आप 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हो। अब मैं आपको ब्रेक के बाद एक और सेक्शन पढ़ाऊंगा 80CCD1 करके, उसमें भी डिडक्शन ले सकते हो। और उसके बाद 80CCE क्या बोलती है पता है? इन तीनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख ही हो सकता है। इन तीनों का मिला के 80C का, 80CCC का, 80CCD1 का, तीनों का मिला के और मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है? सिर्फ 1,50,000। भाई साहब, सर ये तो चिटिंग कर दिया ना हमारे साथ में। इन्होंने क्या किया पता है तुमको? ये सिंगम में बोलता है ना, अरे सिंगम में बोलता है क्या? अरे सिंगम में बोलता है, अरे तू एकदम हमारे साथ चिटिंग करता है रे। तो गवर्नमेंट हमारे साथ चिटिंग करता है। इन्होंने पहले क्या बोला? 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन,
ATCCC में 1.5 लाख का डिडक्शन, एक ATCCD और पढ़ेंगे अभी, बोला उसमें भी मिलेगा। फिर ये लोग क्या बोलते हैं पता है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, बोलते हैं सबका मिला के इन तीनों सेक्शन का ATC प्लस CCC प्लस CCD1, ये तीनों का मिला के नागिन डांस करते हुए सीधा आपका मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप देखिए बाबू, यहां पे आपका ऐसे तो डिडक्शन कितना आया था, 2,55,000, हमने भी 2,55,000 निकाला कि 1.5 लाख ATC का और 1,05,000 है वो ATCCC का। लेकिन फिर ये लोग क्या बोलते हैं पता है तुमको, एज पर सेक्शन ATCCE, the aggregate deduction ATC, ATCCC, ATCCD1 has to be restricted to the 1.5 लाख only। तो आपको तो कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। तो ये तो स्कैम कर दिया इन्होंने, ये तो क्या कर दिया, स्कैम कर दिया करके, ठीक है, ये तो स्कैम कर दिया। तो देखो सबसे पहले अपन ने ATC पढ़ा, ATC में मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख का, ATCCC में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का, एक ATCCD में ब्रेक के बाद पढ़ाऊंगा। अब एक का ये लोग क्या बोलते हैं पता है, ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD1, ये तीनों मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख का करके, ठीक है, डन। तो चलिए अब एक काम करिए, आप लोग आराम से लीजिए 15 मिनट का ब्रेक, एंजॉय योर 15 मिनट का ब्रेक, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद अपन चालू करते हैं। किसी ने बोला ये 255 कैसे आया, ओ भाई साहब 255 ऐसे आया ना, देख ये तीनों सेक्शन का डिडक्शन ATC में मिलता है, तो ये कितना हुआ 180, बट ATC का मैक्सिमम लिमिट कितना है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ले लिया। ATCCC में 1,05,000, तो 1.5 लाख और 1,05,000 255 हुआ, बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा 1.5 लाख, कितना मिलेगा 1.5 लाख, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए, चलो एक काम करिए 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लो, चलो 20 मिनट का ब्रेक ले लो, आराम से चाय वाय पी के आओ। और अपन ने 2 सेक्शन पढ़ी है अभी तक, ATC और ATCCC करके, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लो, और 10 नहीं, एक काम करो 20 मिनट का ब्रेक ले लो, 20 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं गाना वाना चला लेता हूं, आराम से आप कुछ खावा लीजिए, चाय वाय बना के पी लीजिए। 20 मिनट्स का ब्रेक, आफ्टर 20 मिनट्स वी विल स्टार्ट। मैं एग्जैक्टली 10:15 पे चालू करूंगा, ठीक है। आराम से आप चाय पी लीजिए, कुछ खाना है तो खा लीजिए, फिर आके आप बैठिए करके, ठीक है।